हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का नया टॉपिक, दैट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ से पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना ली है अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है, ज़ीरोथ लॉ क्या होता है। तो अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गई है तो आपसे जस्ट एक बार जरूर देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो यहाँ तक हमने जितने भी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके प्लीज़ गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसके लिए हम मानते हैं कि मान लो आपके पास कोई एक बीकर है, ठीक है। इसके अंदर जो कोई गैस फिल्ड है या कोई फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है, एंड यहाँ पर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इस गैस को क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने नीचे एक बर्नर लगा दिया है और अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, हीट कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ही ये हीट होगा, ठीक है, ये जब हीट होगा तो क्या होगा, इसके अंदर के पार्टिकल्स जो हैं वो इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही वो मूव करना शुरू करेंगे, उनके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, तो वो क्या करेंगे, इसको पुश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पुश करेंगे। अब जैसे इसको पुश करेंगे, ये पिस्टन यहाँ से मूव होकर अपवर्ड आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ से पार्टिकल्स ने फोर्स लगाया और पिस्टन ने क्या कर ली, डिस्प्लेसमेंट कर ली। तो अब जैसे फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट करी, दैट मीन्स उसने कोई ना कोई वर्क डन भी किया है। हमने क्या दी थी, हमने दी थी हीट, तो डेल्टा क्यू इज द हीट सप्लाइड, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या जनरेट हो गई, इसके पास घूम घूम के एनर्जीज आने लग गई, है ना। काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये सारी एनर्जीज आ गई इसके पास। तो अंदर इसके पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी इसके पास क्रिएट हो गई। उस एनर्जी भरे पार्टिकल्स ने इसके ऊपर क्या लगाया, इसके पास भाग भाग के जाने लग गए, फोर्स लगाने लग गए। अब फोर्स लगाने लग गए तो जिसकी वजह से पिस्टन जो हो गया वो अपवर्ड मूव हो गया, यानी कि उसने कुछ ना कुछ वर्क डन भी करके दिखाया। हमने तो दी सिर्फ यही थी ना, हमने तो सिर्फ हीट दी थी, वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो गई, दैट इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो हीट सप्लाइड जो हो गई वो कन्वर्ट हो गई इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पे एंड वर्क डन में। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। इसको अब कैसे लिखेंगे कि जो डेल्टा क्यू है वो क्या है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम को जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम ने ही वर्क डन करके दिखाया है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पहले जितनी भी एनर्जी थी उसमें क्या आ गया, चेंज आ गया है, ठीक है, बढ़ गई है उसकी एनर्जी, तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। दैट मीन्स डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और you can write delta u equals to delta q minus delta w। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखना। देखो, ये है आपकी इनकम, ठीक है। इनकम में आपने क्या कर लिया, आपके पास एनर्जी आ गई, यानी कि आपके पास पैसे आ गए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, कुछ एक्सपेंडिचर किए, खर्चे कर दिए, और जो बच गया वो क्या हो गई, आपकी सेविंग्स हो गई। तो यानी कि इनकम जो होती है वो आप कैसे बता सकते हो, अपनी सेविंग्स प्लस खर्चे, एक्सपेंडिचर से। तो यानी कि आपकी सेविंग्स कैसे आप बता सकते हो, जितनी इनकम है उसमें से आप अपने खर्चे माइनस कर दो, दैट इज योर सेविंग। तो इस तरीके से आप इसको फर्स्ट लॉ को याद रख सकते हैं, ठीक है। अगेन अगर मैं कह देती हूँ इफ इंटरनल एनर्जी इज जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, देन डेल्टा क्यू हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू, यानी कि अगर उसके पास इंटरनल एनर्जी नहीं होगी तो जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अगर हम सेविंग्स नहीं करेंगे तो जितनी हम इनकम करेंगे उतने ही हम खर्चों में उसको उड़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ साइन कन्वेंशंस हैं आपके पास, जैसे कि हम सबसे पहले साइन कन्वेंशन लेते हैं कि जो वर्क डन होता है, ठीक है,
वर्क डन अगर हम कहते हैं कि बाय द सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, सिस्टम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, बाय द सिस्टम होता है, देन हम उसको लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। एंड जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है कि सिस्टम के ऊपर अगर हम कोई काम करते हैं, तब हम उसकी साइन कन्वेंशन लेते हैं, नेगेटिव साइन कन्वेंशन लेते हैं, ठीक है। जब हम हीट को सप्लाई करते हैं, जैसे हीट हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो हीट सप्लाइड, ठीक है, तो डेल्टा क्यू वो हम लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। जब हम कहते हैं हीट रिलीज्ड, ठीक है, हीट रिलीज या हीट टेकन आउट, देन डेल्टा क्यू हम लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर तो हमने क्या किया है, इससे वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, हीट हमने सप्लाई करी है, तो बाय द सिस्टम हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, हीट सप्लाई किया पॉजिटिव हुई है। अगर इन एनी केस अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल्स हैं मान लो, और यहाँ पर मैं इस पिस्टन को क्या कर देती हूँ, प्रेस करती हूँ, ठीक है, प्रेस करती हूँ। अब मैं सिस्टम को प्रेस कर रही हूँ, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, देन वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी केस में क्या होगी, हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज में क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से यहाँ पर हम साइन कन्वेंशंस इतने यूज़ नहीं करते, ये तो सिर्फ आपको फर्स्ट लॉ एज इट इज़ समझना है। ये साइन कन्वेंशंस कहाँ यूज़ होते हैं वो आप आगे देखेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल से, जिसके बेसिस पे करेंगे। वन मोर थिंग, यहाँ पे बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि मैम केमिस्ट्री के अंदर तो उल्टा है। हाँ जी, डेफिनेटली उल्टा है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेशल मेंशन कर देती हूँ, केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में जो वर्क डन बाय द सिस्टम हम बोलते हैं, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो लिया जाता है नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है उसे लिया जाता है पॉजिटिव, लिया जाता है, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल उल्टी हो गई, है ना, बट ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो इक्वेशन है वो है आपके पास डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो वहाँ पर ये इक्वेशन है। क्लियर है ये बात? ठीक है, इस इक्वेशन की वजह से जो ये वर्क डन है इस तरीके से साइन कन्वेंशंस उल्टी ली जाती हैं। तो दैट्स वाई केमिस्ट्री में और फिजिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस आता है यहाँ पे जब भी हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड हम आगे चलते हैं। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं वर्क डन की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रेशर, हीट की, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पाथ पे डिपेंड करेंगी, कौन कौन सी चीज़ें जो पाथ पे नहीं डिपेंड करेंगी, ठीक है, यानी कि प्रोसीजर क्या हो रहा है उसको फॉलो नहीं करेंगी या प्रोसीजर जो हो रहा है उसको फॉलो करेंगी, वो कौन कौन सी हैं, लेट अस डिस्कस। तो मान लो यहाँ पर कोई बीकर है, ठीक है, इसके अंदर कोई गैस फिल्ड है, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस करे हैं, हीट करा है, आफ्टर फ्यू टाइम इसके अंदर जो गैस है उसकी अब स्टेट डिफरेंट आ चुकी है, ठीक है। मान लो इनिशियली प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, फाइनली प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। तो अब इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, पाथ क्या रहा है, प्रोसीजर क्या रहा है, उनके ऊपर कौन कौन डिपेंड करता है, और कौन से फैक्टर्स सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम सबसे पहले बोलते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास पाथ डिपेंडेंट, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, और एक होते हैं पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। तो पाथ इंडिपेंडेंट का दूसरा नाम जो होता है उनको हम स्टेट फंक्शंस भी कहते हैं। स्टेट फंक्शन मतलब कि स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के ऊपर, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो पाथ डिपेंडेंट जो फंक्शंस होते हैं उनका एक एग्जांपल्स हैं आपके पास, हीट है, ठीक है, वर्क डन है, राइट। ऐसे ही पाथ इंडिपेंडेंट के जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास है इंटरनल एनर्जी हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। अब ये सब कैसे डिपेंड करते हैं और कैसे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि किसी भी हमने
बॉडी का टेम्परेचर हमने बढ़ाना है, मान लो इस बॉडी का हमने टेम्परेचर बढ़ाना है फ्रॉम 40 डिग्री टू मान लो 80 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसका टेम्परेचर को लेकर जाना है, ठीक है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको लो फ्लेम पे रखें या फिर हम उसको हाई फ्लेम पर रखें, यानी कि उसको हीट धीरे धीरे दें या उसको हीट एकदम से बहुत ज़्यादा दे दें, है ना। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि हीट उसको धीरे धीरे मिल रही है या हीट उसको बहुत फास्ट मिल रही है, ठीक है। सो इस तरीके से हीट जो है वो डिपेंड करेगी पाथ के ऊपर कि उसको हम धीरे धीरे दे रहे हैं, स्लो स्लो करके दे रहे हैं उसको, या फिर हम उसको फास्ट फास्ट करके दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ हीट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है। सेम अगर वर्क डन की बात मैं करती हूँ, ठीक है, ट्रिम लास्ट लाइन। ऑल्सो मैं एक ऐसा प्रोसीजर भी फॉलो कर सकती हूँ कि मान लो मैं पहले इसको बहुत हीट कर देती हूँ, 120 डिग्री पर ले गई मैं पहले इसको, फिर मैंने उसको कूल डाउन करके ठंडा करके 80 पर लेकर आई। मेन एम है उसको 40 से 80 तक ले जाना, ठीक है। अब मैं कैसे लेके जाती हूँ वो मेरे पे डिपेंड करती है, ज़्यादा गर्म कर दूँ फिर ठंडा करूँ या फिर धीरे धीरे इसको गर्म करूँ या एकदम से गर्म कर दूँ। तो हीट तो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, पाथ के ऊपर। बट टेम्परेचर हमारा एम क्या है, 40 to 80 ले जाना। तो टेम्परेचर क्या हो गया, वो हो गया आपका स्टेट फंक्शन, यानी कि वो डिपेंड नहीं करता आप कैसे लेके गए हो, मतलब तो हमें सिर्फ 40 to 80 तक जाने का है। कैसे लेके गए हो वो डिपेंड करिए आप हीट कितनी दे रहे हो उसको। क्लियर। सेकेंड बात आती है आपके पास वर्क डन की। मान लो अगर आपने इसके इसी में से आपको 40 to 80 आपने इसको लेकर जाना, तो अब आप क्या कर रहे हो, अब मान लो यहाँ पे आपने इसको पिस्टन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप इस पिस्टन को फास्ट प्रेस करोगे, ठीक है, फास्ट प्रेस करोगे। जो जल्दी ज़्यादा फास्ट प्रेस करता है तो वहाँ पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे, जल्दी पास आएंगे, जल्दी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगर आप इसको प्रेस स्लो करते हो, धीरे 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 धीरे, तो पार्टिकल्स पास धीरे 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 आएंगे, धीरे धीरे आएंगे और उसकी हीट भी प्रोड्यूस धीरे धीरे होगी, है ना। तो डिपेंड कर रहा है कि हम काम फास्ट कर रहे हैं या हम काम स्लो कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पाथ के ऊपर। अब जैसे हम इसको नीचे की तरफ लेकर आए, यानी कि यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब मान लो मेरे को प्रेशर जो है वो बढ़ाना था, ठीक है, बढ़ाना था। कितना बढ़ाना था, P1 से P2 लेकर जाना था, P1 से P2 लेकर जाना था। अब मैं P1 से P2 कैसे लेके गई हूँ, एकदम से लेकर गई हूँ, फास्ट प्रेस करके लेकर गई हूँ, स्लो प्रेस करके लेकर गई हूँ, वो डिपेंड कर रहा है हमारे पाथ पे, दैट इज मैं वर्क डन कैसे कर रही हूँ, ठीक है। बट मेन एम था P1 से P2 ले जाना। तो प्रेशर क्या हो गया कि हमें तो P1 से P2 तक जाना है प्रेशर, चाहे आप उसको स्लो लेकर जाओ या उसको फास्ट लेकर जाओ। तो प्रेशर इज पाथ इंडिपेंडेंट, वो फाइनल और इनिशियल और फाइनल स्टेज पर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। नाउ कम्स टू एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कैसे जो है वो डिपेंड करती है आपकी इनिशियल एंड फाइनल स्टेज के ऊपर। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब क्या कर रही हूँ मैं, या तो मैं इसको हीट करूँ या फिर मैं इसको पिस्टन में इसको दबाती हूँ, ठीक है। मान लो मैं हीट कर रही हूँ, मैं इसको हीट कर रही हूँ। अब इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर आएगा, तो इनके पास क्या आ जाएगी, एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, बीच में रिपल्शन होगी तो इनके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि इसके पास टोटल होगी, इसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब उसके पास क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी भी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने इसको कितनी हीट दी। हम एक सेकंड के अंदर इन पार्टिकल्स को इतना भगा के हमने 100 जूल की एनर्जी कर दी दोनों की प्लस करके, या मैंने पूरा 1 मिनट लिया है और तब धीरे धीरे इसको हीट अप करके फिर हमें पार्टिकल्स भाग रहे हैं एंड देन लास्ट में उसकी जो फाइनल एनर्जी होती है वो 100 जूल हो जाती है। तो ये डिपेंड नहीं कर रहा कि मैं उसको स्लो लेकर जा रही हूँ या फास्ट लेकर जा रही हूँ। मेन एम क्या है, 100 जूल तक पहुँचना, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है वो भी फाइनल स्टेज पर यानी कि स्टेट पर ही डिपेंड होती है। आप कैसे लेकर जा रहे हो आपकी टेंशन है, वो हमारी टेंशन नहीं है। हम तो फाइनल इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पर ही डिपेंड करते हैं।
तो ये होते हैं कुछ ऐसे फंक्शंस जो डिपेंड करते हैं पाथ के ऊपर, जो डिपेंड नहीं करते हैं पाथ के ऊपर। तो जैसे हमने अभी अभी एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ पढ़ा है, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो इसकी एक और डिफरेंट फॉर्म भी होती है, वो क्या फॉर्म होती है, लेट अस डिस्कस। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको एक और फॉर्म देने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे कि हम मान लेंगे कि हमारे पास ये एक बीकर है, मैं बीकर को लिटा रही हूँ, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे मैंने एक सिस्टम लगा दिया है, ठीक है, एक यहाँ पे पिस्टन लग गया, फाइन। अब क्या हो रहा है, मान लो कि यहाँ पर मैं इसको दे रही हूँ हीट, ठीक है, मैं इसको दे रही हूँ हीट दे रही हूँ। अब हीट से क्या होगा, इसके पार्टिकल्स इधर उधर भागेंगे, यानी कि इसके पास क्या आ जाएगी, इसके पास टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। अब पार्टिकल्स भागेंगे तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, कुछ ना कुछ फोर्स भी अप्लाई करेंगे पिस्टन के ऊपर। अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो पिस्टन हमारा मूवेबल है, तो वो मूव होके थोड़ी सी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्स लगाया इन्होंने और थोड़ी सी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, यानी कि इन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ वर्क डन किया है। तो यहाँ से हम उठाते हैं वर्क डन। वर्क डन कितना किया है, फोर्स लगाया F, डिस्प्लेसमेंट हो गई x, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब जब उसने फोर्स लगाया, कितने एरिया पे लगाया, इतने एरिया पे लगाया, है ना। तो मैं एरिया को इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूँ, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो पूरे फॉर्मूले पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, ए से कैंसिल होकर रहेगा तो एफ एक्स ही रहेगा, है ना। बट अगर मैं कैंसिल नहीं करती हूँ, सिर्फ इसको देखूँ, तो ये क्या लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि इसके ऊपर पार्टिकल्स क्या लगा रहे हैं, प्रेशर। तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसकी जगह पर प्रेशर, ठीक है। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया। अब ये एरिया है, ये इतना डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये पोर्शन क्या हो गया, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, इसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होती है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ बेस और हाइट क्या होगी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो इसे हम बोल देंगे चेंज इन वॉल्यूम। अब अगर मैं यही इक्वेशन को यहाँ में पुट करती हूँ तो फाइनल मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P delta V. So this is the another form of first law of thermodynamics. अब इसी चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए किस तरीके से हम प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे हम वाटर का। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का और उसके लिए हम फाइंड करेंगे उसकी कितनी उसके पास इंटरनल एनर्जी है। जब हम लिक्विड को हम हीट करके उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो हमें पता है कि जब कभी भी हम लिक्विड को वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन वाटर के पास कुछ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। क्या होता है उसके पास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ व्हाट इज लेटेंट हीट, ये आपको ऑलरेडी बताई हुई है, जिसको हम बोलते हैं हिडन हीट। यानी कि अगर मैं एक बीकर लूँ, उसके अंदर मान लो मैंने पानी इकट्ठा किया हुआ है, इसको मैं मान लो हीट करती हूँ, ठीक है। अब हीट कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसा होगा क्या, जैसे मैंने इसको ऑन किया ये हीट होने लग गया, जैसे हीट होने लग गया उसी टाइम ये पिस्टन ऊपर हो गया, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। पहले क्या होगा, पहले ये हीट होगा, ये जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटेगी और वो कन्वर्ट होंगे पहले वेपर फॉर्म में, और फिर वेपर्स को एक्स्ट्रा और एनर्जी जब हीट मिल रही होगी, देन वो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगा के इस पिस्टन को ऊपर उठा देंगे, ठीक है। बट इस पिस्टन को उठाने से पहले क्या हो रहा है, सारी की सारी हीट जो है वो कहाँ जा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग पार्टिकल्स, है ना, अमंग पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए जा रही है सारी की सारी हीट। तो उस हीट को, उस हिडन हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। एंड हमें पता है कि जो लिक्विड की लेटेंट हीट होती है वो कितनी होती है, 2256 जूल पर ग्राम होती है, ठीक है। एंड हमने हीट सप्लाइड का एक और फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, M इंटू एल। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कितना मास है, कितनी उसकी लेटेंट हीट है, वो क्या बताती है कि हमने उसमें कितनी हीट सप्लाई की है,
ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि पर ग्राम है, तो यानी कि मास अगर मैं 1 ग्राम ले लेती हूँ तो हीट सप्लाइड कितनी हो जाएगी, 2256 जूल हो गई। ठीक है, यही बात होगी ना पर ग्राम की, तो ये हो गई, इतनी आपने हीट सप्लाई करी है। ठीक है, और हम कैसे करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर को कन्वर्ट करते हैं जब वेपर में, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर होता है ना। टू बी मोर प्रिसाइज इसे हम लिखते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के अंदर इतना आ जाता है। इतना हम प्रेशर रखते हैं, इतने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को इतनी हीट देते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, और जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो वेपर्स, 1671 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ये हमें पता होता है, ये सब डिस्क्रिप्शन हमें ऑलरेडी पता होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, इंटरनल एनर्जी निकालने वाले हैं, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, हमने कितनी हीट सप्लाई करी है वो हमें पता है, हमें निकालनी है उसकी इंटरनल एनर्जी, बट कितना वर्क डन किया है पहले हम वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन का नया अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है P डेल्टा V। ठीक है, P मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर, जो कितना है वो है 1013 इंटू 10⁵ पास्कल। नाउ दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दिस इज फाइनल वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ वेपर्स, वी की जगह Vg लिख देते, वॉल्यूम ऑफ गैस। सो दिस इज फाइनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम गैस का कितना है, इतना है, दिस इज 1671 माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना है, 1 है, लेकिन ये सेंटीमीटर्स में है और हम किस में लेते हैं, हम मीटर्स में लेते हैं, और ये क्यूब है, दैट्स वाई यहाँ पे -2 की जगह क्या लग जाएगा, -6 मीटर क्यूब मिलाने के लिए। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 1.013 इंटू 10⁵ इंटू 16701 माइनस हो गया इंटू 10⁻⁻6। इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू जो आता है वो आता है 169.2 जूल। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से आ जाओ, इसके पास हमने सप्लाई कितनी की थी हीट, 2256 की जूल की हीट सप्लाई की थी। कितना उसने काम करके दिखाया, 169.2 इतना काम करके दिखाया, यानी कि उसके पास इंटरनल एनर्जी है कितनी, इसमें से इसको माइनस करेंगे, वी विल गेट 2086.8 जूल की उसके पास इंटरनल एनर्जी होती है जब हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं वेपर्स में। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर। तो फाइनली अगर मैं इस स्टेटमेंट को, ठीक है, इस स्टेटमेंट को अगर मैं आपको बोलूं क्या है इसका मतलब, तो आप यहाँ पर देख सकते होगे कि हमने जितनी हीट प्रोवाइड करी है ना, उतनी तो ऑलमोस्ट उतनी ही हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ गई। वर्क डन तो बहुत ही कम था, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली इंटरनल एनर्जी जो है, सारा का सारा जो हमने काम करा, ठीक है, वो सारा का सारा जो है जितनी हमने हीट दी वो अप्रॉक्सीमेटली सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। काम तो बहुत कम हुआ, वर्क डन तो बहुत ही कम हुआ, कि काफ़ी टाइम तक हम उसको हीट देते रहे, वो किस में कन्वर्ट होती रही, उसकी इंटरनल एनर्जी में। पार्टिकल्स इधर उधर ही घूमते रहे, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही तोड़ते रहे, काम तो बहुत ही कम हुआ, डिस्प्लेसमेंट का काम तो सिर्फ इतना सा हुआ। ठीक है, तो ये था इसका रियल मतलब। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वाटर की, ऐसे ही अगर मैं बोलती हूँ कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हमने थोड़ा सा टेम्परेचर देना है, बढ़ाना है, तो क्या चेंजेस आते हैं, कितनी हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। सो लेट अस डिस्कस, नेक्स्ट टॉपिक इज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। अगर हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज करते हैं 1 डिग्री से तो उसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना, 1 डिग्री का, कि हमने 1 डिग्री, यानी कि अब मैं यहाँ पर 1 डिग्री अगर मैं पुट करती हूँ तो ये हो गया हीट सप्लाइड, यानी कि कितनी हीट सप्लाई की गई 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। बट हीट कैपेसिटी के बाद हमारे पास एक और नई टर्म आई,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया, भाई जब ऑलरेडी हीट कैपेसिटी हमें दे रखी थी, बोल रखी थी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आने का क्या मतलब? उसका मतलब ये था कि देखो, अगर मान लो मेरे पास 10 ग्राम आयरन है, ठीक है, 40 ग्राम कॉपर है, ठीक है, 60 ग्राम्स मेरे पास मान लो गोल्ड है, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है इनकी हीट कैपेसिटी, ठीक है, कि 1 डिग्री मैं सबको देती हूँ, इसको भी 1 डिग्री देती हूँ, उसको भी 1 डिग्री देती हूँ, उसको भी 1 डिग्री देती हूँ, और इनको मेरे को कंपेयर करना है कि सबकी हीट कैपेसिटी कैसी कैसी है, ठीक है। तो क्या ये जस्टिफाइड है? मैं ये 10 ग्राम ले रही हूँ, ये 40 ग्राम ले रही हूँ, ये 60 ग्राम ले रही हूँ, फिर मैं उन सबको 1-1 डिग्री राइज कराने के लिए मैं देख रही हूँ कितनी हीट इसको चाहिए। दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड ना। एक चीज़ आप छोटी ले रहे हो, फिर बड़ी ले रहे हो, फिर और भी ज़्यादा ले रहे हो। तो उसके लिए हमारे पास आए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि हम स्पेसिफाइड कर देंगे, क्या स्पेसिफाइड कर देंगे, कि हम स्पेसिफाइड कर देंगे कि हमें एक पर्टिकुलर मास लेना है। मान लो 1 ग्राम इसका, 1 ग्राम इसका, 1 ग्राम इसका। अब हीट दो, अब 1 डिग्री बढ़ाओ, फिर ये कितनी हीट लेता है, ये कितनी लेता है, ये कितनी लेता है, उसको कंपेयर करोगे, दैट इज योर परफेक्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जब कभी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है, दैट इज स्मॉल एस, ठीक है, दिस इज स्मॉल एस, मैं बोल देती हूँ उसको। ये हम कैसे करते हैं, ये हम लिखते हैं हीट कैपेसिटी, दैट इज कैपिटल एस डिवाइड में मास, यानी कि हम पर ग्राम या पर केजी जब हम लेते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या ले रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हम केजीज में लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम सारी ऐसा यूनिट्स में लेते हैं, ठीक है। तो केजी ले लो या ग्राम्स ले लो, जब हम मास स्पेसिफाइड कर देते हैं, देन हम उसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसी में ही हम देखो जरा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द एस क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। नाउ दिस इज मास, ये साथ में आ गया मास, ठीक है। सो ऐसा यूनिट बताओ इस फॉर्मूले से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ऊपर क्या है, ऊपर है हीट, दैट इज जूल, फिर है केजी मास, ठीक है, तो केजी इनवर्स, फिर ये हो जाएगा केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं केजी क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हम ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, एसआई में केजी मानते हैं, ठीक है, दैट्स वाई। तो ये है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि भाई जिसका मास ज़्यादा होगा तो उसको टेम्परेचर रेज कराने में ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, है ना। तो इस वजह से जो हीट कैपेसिटी थी वो गड़बड़ा रही थी, तो उस चक्कर में हमने क्या कर दिया, हमने मास को स्पेसिफाइड कर दिया। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ऐसे ही इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्पेसिफिक हीट जो वाटर की होती है, ठीक है, एग्जाम्पल वाटर। तो हमें पता है कि वाटर की ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसके 1 किलोग्राम वाटर को हीट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है किसी को हॉट करने के लिए, गर्म करने के लिए, दैट मीन्स उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है। उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि उसको ठंडा करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, लेट ठंडी होती है कोई चीज़, दैट मीन्स उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तभी हम वाटर को एज कूलेंट यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो कूलेंट का काम करते हैं वो वाटर काम करते हैं, कि किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए वाटर लेकर जाया जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, तो वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है, ना इतनी जल्दी ठंडा होता है, दैट्स वाई, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा एक ग्राफ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ स्पेसिफिक हीट की, ठीक है, स्पेसिफिक हीट अगर मैं यहाँ पर दूसरी सीजीएस में ले लेती हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़ करते थे कैलोरीज, ठीक है, फिर ग्राम्स, एंड फिर हम ले लेते थे डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो हो जाएगा सेल्सियस इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें स्पेसिफिक हीट लेते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर हम सेल्सियस के अंदर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, मान लो यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, यहाँ 80 है, ठीक है, यहाँ पर 100 है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है, यूँ एंड देन ऐसे,
ठीक है। तो मिनिमम जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट आती है वाटर की, वो किस पे आती है? 40 डिग्री सेल्सियस पे आती है, 40 डिग्री सेल्सियस पे आती है। इस ग्राफ को अगर मैं रीड करूं, इस ग्राफ को मैं ये बोल सकती हूँ कि जब हम 0 से लेकर 40 तक जा रहे होते हैं तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर रिड्यूस हो रही होती है, यानी कि वो जल्दी गर्म या ठंडा हो सकता है। 40 पर क्या हो जाता है, वो मिनिमम हो जाती है कि 40 पर जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, जल्दी गर्म भी हो जाएगा। बट जैसे ही हम 40 क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद वाटर जो होता है उसकी स्पेसिफिक हीट बढ़ने लग जाती है, यानी कि उसके बाद ना वो ठंडा ईजिली होता है, ना ही वो गर्म ईजिली होता है, ठीक है। और वैसे बताया जाए तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होती है वो होती है 4186 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे कैलोरीज में लेती हूँ, तो जो कैलोरीज होती हैं उसके अंदर स्पेशली वाटर के लिए हमने यूज़ की है SI यूनिट कैलोरी, ठीक है। बस कैलोरी वाटर के लिए आई थी, उसके बाद हमने डायरेक्ट उसको कन्वर्ट कर दिया था जूल में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हीट जो होती है वो उसको हमने क्या माना था, उसको हमने माना था इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की फॉर्म की वजह से हमने उसके SI यूनिट दी थी जूल। तो कैलोरी से हट के हम आ गए थे जूल में। एंड 1 कैलोरी कितने जूल्स की इक्वल होती है? 4.2 जूल्स के इक्वल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेसिफिक हीट को हम लेकर आते हैं जब जूल पर केजी पर केल्विन के अंदर तो इतनी होती है, विच इज़ ऑलमोस्ट वेरी हाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये होती है स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पर मास की बजाय मान लो, ठीक है, अगर हम किसी गैस की बात कर रहे हैं तो हम मास तो नहीं लेंगे गैस का, ठीक है। उसको हम कैसे बात करते हैं? मोस्टली हम गैसेस के लिए हम मोल्स यूज़ करते हैं, है ना। तो जब कभी भी हम मास हटा के वहाँ मोल की बात करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। वो कैसे होती है? लेट अस डिफाइन। तो जैसे मान लो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था आपके पास? डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। अब ये मास हटा के अगर मैं वहाँ पर किसी गैस का एग्जाम्पल लेती हूँ तो गैस के लिए हम मोल लगा देंगे, तो वहाँ पे आ जाएगा आपके पास C डेल्टा Q अपॉन मास की जगह मोल डेल्टा T। सो दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो बस इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ मास को हटा के मोल लगाया है। तो अब इसकी ऐसा यूनिट बताओ मुझे। दिस इज जूल, केजी की जगह मोल इनवर्स हो जाएगा, एंड टेम्परेचर में तो है ही केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक गैस के लिए यूज़ होता है, तो मान लो मैंने कोई भी एक रैंडम मैं कोई भी एक सॉलिड ले रही हूँ, तो सॉलिड का एग्जांपल लेके यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी मैं एक सॉलिड ले रही हूँ, उसकी अगर मुझे फाइंड करनी है कि उसके पास कितनी मोलर स्पेसिफिक हीट है, तो वो कैसे मानेंगे हम? मान लो कोई भी एक सॉलिड है, ठीक है, वो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे, पहले ही हम सेफ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल 2 कंडीशंस हैं हमारे पास, और उसके पास मान लो n नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके अंदर, जिनकी हमें क्या निकालनी है? मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी है, ठीक है। तो n नंबर ऑफ एटम्स है, लेकिन हम क्या लेंगे? हम 1 मोल के अकॉर्डिंग लेंगे पहले तो, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि एक एटम की एवरेज एनर्जी कितनी होती है, ठीक है, अगर मैं एक एटम की बात, यहाँ तो n नंबर ऑफ एटम्स हो गए ना, तो एवरेज एनर्जी ऑफ 1 एटम की एवरेज एनर्जी कितनी होती है? 1/2 kBT, वेयर T इज टेम्परेचर, KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे आता है, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके ऊपर मैं स्टार लगा देती हूँ, ये आपको पता होना चाहिए वैसे कि एवरेज एनर्जी जो होती है एक एटम की वो इतनी होती है। अब अगर वो एक डायमेंशन में है, एक डायमेंशन में ऑसिलेट कर रहा है, तो वाइब्रेट तो करते ही करते हैं, है ना, एटम्स। तो मान लो ऐसे से ऑसिलेट कर रहा है, तो कितने में ऑसिलेट कर रहा है? 2 डायरेक्शंस में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? अगर वो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन इन 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन मतलब कि एक लाइन में, तो आगे पीछे ऐसे कर रहा है, तो यानी कि 2 डायरेक्शंस हो गई उसकी,
तो 2 डायरेक्शंस में जब वो करा तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, देन उसके एनर्जी कितनी होगी वन डायमेंशन में kBt। ऐसे ही अगर वो 3 डायमेंशन में ऑसिलेट कर रहा है x y z तो कितनी हो गई ऑसिलेशन इन 3 डायमेंशंस, तो 3 से इसको क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक एटम की एनर्जी कितनी हो गई 3 डायमेंशन में 3 kBt। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं टोटल n की बजाय सिर्फ मैं 1 मोल की बात करूंगी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है, तो अगर मैं यहाँ लिखती हूँ टोटल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है, टोटल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ एटम्स, तो कितनी हो जाएगी, एक एटम की इतनी है तो 3 kBt इंटू 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रोस कांस्टेंट Na आ गया आपके पास। ठीक है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। नाउ वी नो दैट Kb इंटू Na ये मिलके क्या बनाते हैं R, Kb इंटू Na ये मिलके बनाते हैं R, वेयर R इज अ गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3, इन दोनों की जगह पे R और ये हो गया T। ठीक है, सो दिस इज टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, कितनी हो गई 1 मोल ऑफ एटम्स की। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, दिस इज इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स की, लेकिन हमें क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है क्या मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या आएगी आपके पास, दिस विल बी डेल्टा क्यू है आपके पास पहले तो। ठीक है, तो डेल्टा क्यू लिखो, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमने पढ़ा था डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, नाउ वी नो दैट हमने प्रेशर कांस्टेंट लिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है, वो कांस्टेंट है आपके पास। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ किसी भी सॉलिड का अगर चेंज होगा तो नेग्लिजिबल ही होता है, तो ये हो गया आपका नेग्लिजिबल। ठीक है, तो यानी कि डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो गया आपके पास, सिर्फ इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, कर दो C डेल्टा U बाय T। ठीक है, नाउ दिस इज 1 मोल, ये तो 1 मोल की हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया हमने। नाउ डेल्टा U आपने वैल्यू क्या ली है 3RT निकली है, नीचे भी T है, T से T कैंसिल हो गया, तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सॉलिड जिसके पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं उसका एट कांस्टेंट एट रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी आती है 3R आती है। ठीक है, नाउ ये तो हो गई बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर भी मैं क्या लगा देती हूँ स्टार लगाती हूँ, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब जैसे कि मोलर स्पेसिफिक हीट है तो ये जो होती है ये 2 चीज़ों पे होती है एट कांस्टेंट, यहाँ पे अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट लिया है, ठीक है, प्रेशर मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया, तो कई जगह पे हम वॉल्यूम कांस्टेंट लेकर भी चलते हैं, है ना, तो वी नो दैट मोलर स्पेसिफिक हीट को हम 2 चीज़ों से कैलकुलेट करते हैं, एक बार हम कांस्टेंट प्रेशर लेके करते हैं और एक बार हम कांस्टेंट वॉल्यूम लेकर चलते हैं, है ना। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं Cp एंड Cv से, और इनका रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, बहुत फेमस रिलेशन, दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू R विच इज अ गैस कांस्टेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी रिलेशन को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो ड्राइव कैसे करेंगे हम इसको, ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे हमारी सबसे बेसिक चीज़ पर, दैट इज़ इनके लिए हमें क्या चाहिए, पहले स्पेसिफिक हीट चाहिए, सॉरी हीट सप्लाइड चाहिए, तो हीट सप्लाइड का फॉर्मूला हमने आज ही पढ़ा है, दैट इज़ डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंडीशन मान लेते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया 0, ये 0 हो गया तो ये क्वांटिटी हो गई 0, तो डेल्टा Q हो गया किसके इक्वल, डेल्टा U के इक्वल हो गया। ठीक है, अब अगर मैं दोनों क्वांटिटीज़ को डेल्टा T से डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि हमें स्पेसिफिक हीट के लिए क्या चाहिए होता है डेल्टा T चाहिए, तो दोनों को ही हमने डेल्टा T से डिवाइड कर दिया। अब ये हम चीज़ किस पे लेकर आए हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेकर आए हैं, है ना, तो दिस इज
मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि मैम आपने इसके ऊपर क्यों नहीं डेल्टा वी, यहाँ पर क्यों नहीं वी लगाया। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया था कि जो U होता है, इंटरनल एनर्जी जो होती है, दैट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट, वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। आप कैसे वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल स्टेज से मतलब है, बीच में किसी से मतलब नहीं है। तो इसलिए ना ही हम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ना ही एट कॉन्स्टेंट प्रेशर लगाएंगे यहाँ पर। तो ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब अगर मैं सेम चीज दोबारा लिखती हूँ, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब मैं लेती हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो अब कांस्टेंट प्रेशर में अब ये तो चेंज इन प्रेशर तो है ही नहीं जो यहाँ पर चेंज हो जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को डेल्टा T से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा T से डिवाइड करेंगे प्लस P डेल्टा V बाई डेल्टा T। अब ये किस पे है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगेन मैंने यहाँ पर एट वो नहीं लगाया P, है ना। क्यों नहीं लगाया यहाँ पर मैंने P, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी बताया कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन से मैं ये देखूं कि ये इसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू CV। ठीक है, ये इसके इक्वल है, विच इज इक्वल टू CP। ठीक है, तो अब मैं इसकी जगह पर ये लिख सकती हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते होगे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों इसके इक्वल है ना। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर CP, और इसकी जगह पे यहाँ पर ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये क्या आ जाएगा, CV आ जाएगा। तो CP इज इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी मैं, CV, है ना। इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, CV। वाई, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, और प्लस P डेल्टा V बाई डेल्टा T एट P, ये आ गया। तो यानी कि अब मेरे को इसके लिए कुछ ना कुछ निकालना है, राइट। नाउ हमें पता है PV इक्वल्स टू nRT होता है। ठीक है, N इज नंबर ऑफ मोल्स, अगर 1 मोल ले लेती हूँ, इफ नंबर ऑफ मोल इज 1 मोल, तो PV इक्वल्स टू RT हो जाएगा। ठीक है, P चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड में चेंज इन टेम्परेचर, ये आ जाए एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये किसके इक्वल हो गया, R के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी किसके इक्वल हो गई, R के। तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, तो यहाँ पे हम R पुट कर सकते हैं। ये हो गया CP इज इक्वल टू CV प्लस R, इधर चला जाएगा CP माइनस CV इक्वल्स टू R। यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।